बारिश का मौसम। पहला अध्याय। एक नई शुरुआत। गंगा नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था नीलपुर। ये गांव अपनी हरियाली और शांति के लिए जाना जाता था। गर्मियों की तपती धूप के बाद जब बारिश का मौसम आता तो गांव का हर कोना जैसे जादू से भर जाता। पेड़ों की पत्तियां चमक उठती, खेतों में नई फसलें लहलहाने लगती और गांव के बच्चे कागज की नाव बनाकर गलियों में बहते पानी में छोड़ देते। नीलपुर में रहती थी काव्या, एक 17 साल की लड़की जिसके सपने गांव की सीमाओं से कहीं बड़े थे। वो एक लेखिका बनना चाहती थी, ऐसी कहानियां लिखना चाहती थी जो लोगों के दिलों को छू ले। लेकिन गांव में उसकी इस ख्वाहिश को लोग अक्सर हंसी में उड़ा देते। लड़कियों का काम है घर संभालना, कहानियां लिखने से क्या होगा? उसकी बुआ हमेशा ताने मारती। काव्या की मां सरिता एक साधारण गृहिणी थी जो अपने पति की मृत्यु के बाद से काव्या और उसके छोटे भाई अर्जुन को पाल रही थी। सरिता को अपनी बेटी के सपनों पर भरोसा था, लेकिन वो गांव की रूढ़ियों से भी डरती थी। फिर भी काव्या को वो हमेशा प्रोत्साहन देती। बेटी, अपने दिल की सुनो, दुनिया चाहे जो कहे, तुम्हें अपने सपनों को छोड़ना नहीं है। इस बारिश के मौसम में कुछ खास होने वाला था। काव्या को एक पत्र मिला था जिसमें लिखा था कि उसकी एक छोटी सी कहानी जो उसने एक राष्ट्रीय पत्रिका में भेजी थी प्रकाशित होने वाली थी। ये खबर उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी, लेकिन उसकी खुशी तब और बढ़ गई जब उसे पता चला कि पत्रिका के संपादक श्रीमान रवि शर्मा नीलपुर आ रहे थे। वो गांव में एक लेखन कार्यशाला आयोजित करने वाले थे और काव्या को उसमें हिस्सा लेने का मौका मिला था। दूसरा अध्याय। बारिश की पहली बूंदें। जुलाई का पहला हफ्ता था और बारिश ने गांव को अपनी आगोश में ले लिया था। सुबह सुबह आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हवा में ठंडक थी। काव्या अपनी छोटी सी डायरी लेकर छत पर बैठी थी, जहां से उसे गांव का खूबसूरत नजारा दिखता। दूर तक फैले हरे भरे खेत, गंगा की लहरें और बारिश की बूंदों से चमकते पेड़। वो अपनी डायरी में लिख रही थी, बारिश की बूंदें जैसे मेरे सपनों को छू रही है। हर बूंद में एक कहानी है जो मेरे दिल तक पहुंचती है। क्या मैं कभी इन बूंदों की तरह आजाद हो पाऊंगी? तभी उसकी मां ने उसे आवाज दी, काव्या, नीचे आ जाओ, रवि जी का पत्र आया है। काव्या जल्दी से नीचे भागी। पत्र में लिखा था कि कार्यशाला अगले हफ्ते होगी और काव्या को अपनी एक कहानी प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहना था। ये सुनकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसी दिन शाम को गांव में एक छोटा सा मेला लगा था। बारिश की वजह से मेला थोड़ा छोटा था, लेकिन गांव के लोग उत्साह से भरे हुए थे। बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे और महिलाएं रंग बिरंगे छाते लेकर मेले में घूम रही थी। काव्या भी अपनी सहेली मधु के साथ मेले में गई। मधु एक चुलबुली और हंसमुख लड़की थी जो काव्या की सबसे अच्छी दोस्त थी। काव्या, तू सचमुच अपनी कहानी रवि जी को सुनाएगी? मधु ने उत्साह से पूछा। हाँ मधु, मुझे डर भी लग रहा है, लेकिन ये मेरा मौका है। अगर मैंने ये नहीं किया तो शायद कभी नहीं कर पाऊंगी, काव्या ने गंभीरता से कहा। मधु ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, तू कर लेगी, तुझे पता है तेरी कहानियां जादू करती हैं। तीसरा अध्याय। कार्यशाला का दिन। कार्यशाला का दिन आ गया। गांव के स्कूल में यह आयोजन हो रहा था। बारिश ने उस दिन थोड़ा विराम लिया था, लेकिन हवा में अभी भी नमी थी। काव्या ने अपनी सबसे अच्छी सलवार कमीज पहनी और अपनी कहानी की कॉपी हाथ में थामे स्कूल की ओर चल पड़ी। उसकी मां ने उसे आशीर्वाद दिया और अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, दीदी, तुम सबसे अच्छी हो। स्कूल में करीब 20 लोग इकट्ठा हुए थे। ज्यादातर युवा थे, लेकिन कुछ बुजुर्ग भी थे जो अपनी कविताएं और कहानियां साझा करना चाहते थे। रवि शर्मा एक मध्यम आयु के व्यक्ति थे जिनके चेहरे पर सौम्य मुस्कान थी। उन्होंने कार्यशाला की शुरुआत एक छोटे से भाषण से की। लेखन एक कला है, यह आपके दिल की आवाज को दुनिया तक पहुंचाने का माध्यम है। यहाँ कोई सही या गलत नहीं है, बस अपनी कहानी को ईमानदारी से कहें। काव्या की बारी आई। उसने अपनी कहानी पढ़नी शुरू की। ये एक ऐसी लड़की की कहानी थी जो एक छोटे से गांव में रहती थी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करती थी। कहानी में बारिश का मौसम एक प्रतीक के रूप में था जो नई शुरुआत और उम्मीद का संदेश देता था। जब काव्या ने पढ़ना खत्म किया तो सभागार में सन्नाटा छा गया। फिर तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई।
रवि जी ने मुस्कुराते हुए कहा, काव्या, तुम्हारी कहानी में एक सच्चाई है जो दिल को छूती है। तुम में बहुत संभावनाएं हैं। चौथा अध्याय, चुनौतियां। कार्यशाला के बाद काव्या की खुशी का ठिकाना नहीं था। रवि जी ने उसे अपनी अगली कहानी पत्रिका में प्रकाशित करने का मौका दिया, लेकिन गांव में हर कोई उसकी इस उपलब्धि से खुश नहीं था। उसकी बुआ ने ताने मारने शुरू कर दिए, लड़की होकर इतना पढ़ना लिखना ठीक नहीं, अब शादी की उम्र हो गई है। काव्या के मन में डर बैठ गया, क्या वो अपने सपनों और परिवार की अपेक्षाओं के बीच संतुलन बना पाएगी? उसने अपनी मां से बात की। सरिता ने उसका हाथ थामकर कहा, बेटी, रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर तुम अपने दिल की सुनोगी तो सब ठीक हो जाएगा। उसी रात भारी बारिश शुरू हो गई। काव्या अपनी खिड़की के पास बैठी थी, बारिश की आवाज सुनते हुए। उसने अपनी डायरी में लिखा, बारिश मुझे सिखाती है कि हर तूफान के बाद एक नई सुबह आती है। मैं हार नहीं मानूंगी। 5वां अध्याय, एक नया मोड़। कुछ हफ्तों बाद काव्या की दूसरी कहानी पत्रिका में छपी। गांव में उसकी चर्चा होने लगी। कुछ लोग उसकी तारीफ करते तो कुछ उसकी आलोचना, लेकिन काव्या को अब इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। उसने फैसला किया कि वो अपने लेखन को और बेहतर करेगी। रवि जी ने उसे एक बड़े शहर में होने वाली लेखन प्रतियोगिता के बारे में बताया। अगर वो उसमें जीतती तो उसे एक बड़े प्रकाशन घर से काम करने का मौका मिलता। काव्या ने इस मौके को दोनों हाथों से थामा। उसने दिन रात मेहनत की और एक नई कहानी लिखी जो बारिश के मौसम की सुंदरता और गांव की जिंदगी को दर्शाती थी। प्रतियोगिता का दिन आया। काव्या अपनी मां और अर्जुन के साथ शहर गई। वहां उसने अपनी कहानी पढ़ी और इस बार भी उसकी कहानी ने सबका दिल जीत लिया। वो प्रतियोगिता में प्रथम आई। अंतिम अध्याय, सपनों की उड़ान। प्रतियोगिता जीतने के बाद काव्या को एक प्रकाशन घर से किताब लिखने का प्रस्ताव मिला। उसकी पहली किताब बारिश की बूंदें जल्दी ही प्रकाशित हुई और पूरे देश में सराही गई। गांव के लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उस पर गर्व करने लगे। काव्या ने अपनी किताब अपनी मां और अर्जुन को समर्पित की। उसने लिखा, ये किताब उन सभी के लिए है जो अपने सपनों को बारिश की बूंदों की तरह आजाद होने देना चाहते हैं। नीलपुर में बारिश का मौसम अब भी हर साल आता है, लेकिन अब जब बारिश की बूंदें गिरती हैं तो गांव के बच्चे काव्या की कहानियां पढ़ते हैं और अपने सपनों को पंख देने का हौसला जुटाते हैं।